जय हिंद दोस्तों। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मेंस के प्रथम प्रश्न पत्र में भूगोल और तृतीय प्रश्न पत्र के यूनिट 10 में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी चाहिए गई है, हम उस पर चर्चा करेंगे। एक 5 नंबर का प्रश्न लेते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर प्रश्न आ गया कि पृथ्वी की आंतरिक सतह की जानकारी से क्या क्या लाभ है, लिखिए। 5 नंबर में 50 शब्दों में या 11 नंबर में भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आंतरिक संरचना की जानकारी हमको क्यों होनी चाहिए। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का इंटीरियर भाग है, ये आंतरिक क्षेत्र है। अगर आपको पृथ्वी के आंतरिक सतह की जानकारी है कि इस क्षेत्र में कौन सा खनिज है या इस क्षेत्र में कौन से खनिज के साथ कौन, यदि पेट्रोलियम की संभावनाएं है, ये आपको आंतरिक सतह से जानकारी मिली। अब इससे होगा क्या कि अगर आपको खनिज की जानकारी मिल गई कि भाई किस क्षेत्र में कौन सा खनिज है, तो आप क्या करेंगे, इस क्षेत्र में इसी खनिज के बेसिस पे हम लोग उद्योगों का स्थानीकरण करेंगे। और यदि उद्योगों का स्थानीकरण हो जाएगा तो इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, और यदि रोजगार संभावनाएं बढ़ेंगी तो इस क्षेत्र में सामाजिक विकास की संभावनाएं भी निश्चित ही बढ़ेंगी। तो यदि आपको पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि किस क्षेत्र में कौन सा खनिज है, तो आप उस क्षेत्र में उद्योग, रोजगार और सामाजिक समृद्धि में योगदान दे सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो यदि मान के चलिए इस क्षेत्र में अगर आंतरिक संरचना प्राप्त कर रहे हैं, तो आंतरिक संरचना, जब हम आंतरिक सतह की जानकारी प्राप्त करते हैं तो कई बार हमको जीवाश्म मिलते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम देखें तो हाल ही में जबलपुर के लम्हेटा घाट क्षेत्र में डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं। तो अगर हम आंतरिक सतह पर रिसर्च करते हैं और हमको कुछ फॉसिल्स मिलते हैं, तो हमको उससे ये जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में पहले कौन से जीव जंतु रहे होंगे, इस क्षेत्र में पहले कौन सी वनस्पतियां रही होंगी। तो इससे हमको पृथ्वी के उद्भव, पृथ्वी के विकास और जीवों और वनस्पतियों के विकास के संबंध में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि इससे पृथ्वी और पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों के विकास और उनकी वृद्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी आपको मदद मिलती है। तीसरी चीज आप देखेंगे कि आपको क्या जानकारी मिल सकती है। पृथ्वी की आंतरिक सतह हर जगह पर एक समान नहीं है। आगे हम देखेंगे कि वो कई जगह पर ठोस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, और कई क्षेत्र इसके लिक्विड फॉर्म में है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो वैज्ञानिकों का ये मानना था कि जो दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया है, ये वाला जो हिस्सा है, ये एक गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है और ये एक सुदृढ़ भूखंड है। सुदृढ़ भूखंड का मतलब है कि भैया ये बहुत ही मजबूत हिस्सा है और इस क्षेत्र में कभी भी भूकंप नहीं आ सकते, ये मानना था वैज्ञानिकों का। लेकिन ध्यान दें, 1967 में जो कोयना क्षेत्र है महाराष्ट्र का, 1967 में यहाँ पर कोयना में भूकंप आया। उसके बाद देखेंगे तो 1993 में लातूर क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आया, और इस क्षेत्र की आंतरिक संरचना के बारे में हमको जानकारी पता चली कि ये क्षेत्र सुदृढ़ नहीं है, कहीं ना कहीं इनमें भी लिक्विड फॉर्म हो सकता है, सॉलिड फॉर्म भी हो सकता है। तो अब इससे क्या जानकारी पता चलेगी कि हम ये सचेत हो सकते हैं आंतरिक संरचना के बारे में जानकर कि किस क्षेत्र में हमको वैज्ञानिक आधार पर भवनों का, अधिवासों का निर्माण करना है। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि आंतरिक सतह की अगर जानकारी आपको प्रॉपर तरीके से है तो हम उसी आधार पर उस क्षेत्र में अधिवासों का निर्माण करेंगे, जिससे उस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के समय समस्याएं कम हो। तो इसी को आप अधिवास के, वैज्ञानिक अधिवास का निर्माण, ये हेडिंग डाल सकते हैं, ये आंसर में मेंशन किया जा सकता है। चौथी चीज हम देखेंगे उस क्षेत्र के बारे में कि यदि आपको पता चल गया कि किस क्षेत्र में ज्वालामुखी की संभावना है, किस क्षेत्र में भूकंप की संभावना है, ये आपको पता चलेगा आंतरिक सतह की संपूर्ण जानकारी के बाद ही। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि भूकंप और ज्वालामुखी इन दोनों की संभावनाएं हमने तलाश ली कि किस क्षेत्र में आ सकते हैं, किस क्षेत्र में नहीं आ सकते, तो इससे क्या होगा, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन में हमको मदद मिलेगी। हम एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेंगे, एरिया डिसाइड करेंगे कि भैया इस क्षेत्र में ज्वालामुखी संभावना है, इस क्षेत्र में भूकंप की संभावना है। तो उस आधार पर प्राकृतिक आपदाओं को प्रबंधन करने में, उनसे कम नुकसान करना, रोकने में उनके नुकसान को हम लोगों को काफी मदद मिलेगी। तो ये एक प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा चलें तो देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात हम प्रैक्टिकली समझते हैं कि जब घरों में हम लोग विद्युत कनेक्शन करते हैं, तो विद्युत कनेक्शन जब हम घर में करते हैं तो हम देखते हैं कि घर के बाहर एक अर्थिंग या अर्थ हम इसको कहते हैं, वो जमीन में एक तार हम लोग अंदर की ओर
लेकर जाते हैं और उससे हमको अर्थ मिलता है और हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर जलती है। तो ये जो अर्थ आप लोग जमीन के अंदर डाल रहे हैं ये क्या है बेसिकली, इससे पृथ्वी में जो जियोथर्मल पावर है, पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा, ये हमको प्राप्त होती है और इसके माध्यम से ये जो बिजली चल रही है फ्लो करती है बेसिकली। तो कुल मिला के आपको ये समझ आएगा कि धरती की आंतरिक सतह पर जाने पर हमको पृथ्वी की एनर्जी भी प्राप्त हो सकती है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, देखो वैसे ही पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है, हमारे पास ऊर्जा का संकट भविष्य में आने ही वाला है। तो अगर आपको आंतरिक सतह की जानकारी प्राप्त हो चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की जो भूतापीय ऊर्जा है इसका इस्तेमाल करके पृथ्वी में विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं और भी इस एनर्जी का इस्तेमाल हम दूसरे कार्यों में कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इससे एनर्जी क्राइसिस को कम करने में मदद मिलेगी। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एमपीपीएससी 2015 प्रीलिम्स के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था मणिकर्ण के बारे में कि मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश में ये मणिकर्ण भूतापीय ऊर्जा केंद्र है और आपको पता होगा ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी में एक क्षेत्र है पुग्गा घाटी। तो ये जो पुग्गा घाटी का क्षेत्र है ये क्षेत्र भी भूतापीय ऊर्जा का क्षेत्र है। ऐसे भारत में काफी सारे भूतापीय ऊर्जा के केंद्र हैं जहां से हम क्या करते हैं, पाइपलाइंस के माध्यम से पानी प्रोवाइड करके भाप के माध्यम से भूतापीय ऊर्जा हम लोग प्राप्त करते हैं और विद्युत का उत्पादन भी करते हैं। तो इससे ये होगा कि अगर हमको आंतरिक सतह की जानकारी प्राप्त है तो हम पृथ्वी की भूतापीय ऊर्जा का यूज भी कर सकते हैं एनर्जी क्राइसिस को रोकने के लिए। तो अब ये 5 पॉइंट्स आपके सामने हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ है, जीवों का विकास कैसे हुआ है, हमारी आंतरिक संरचना में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सारी सुनामी की जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। तो एक सामान्य प्रश्न मैंने लिया कि अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी आपको है तो क्या क्या लाभ हो सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स आप लोग भी मेंशन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक सतह की जानकारी हमको कैसे प्राप्त हो सकती है। हम चांद पर पहुंच गए, वहां की प्रत्यक्ष जानकारी हमको है, लेकिन हमको धरातल के आंतरिक सतह की प्रत्यक्ष जानकारी नहीं हो सकती क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते। और अंदर क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि पूरा सॉलिड क्षेत्र है, उसके साथ आंतरिक सतह पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है। एक तो हमको आंतरिक सतह की जानकारी कैसे प्राप्त होती है उसको समझ लें। पृथ्वी की आंतरिक सतह की जानकारी प्राप्त करने के मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। पहले स्रोत होते हैं प्रत्यक्ष स्रोत, डायरेक्ट सोर्स होते हैं, और दूसरे होते हैं अप्रत्यक्ष सोर्स। पहले प्रत्यक्ष और दूसरे अप्रत्यक्ष। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रत्यक्ष स्रोतों के बारे में कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम अंदर नहीं जा सकते तो फिर आंतरिक सतह की प्रत्यक्ष जानकारी कैसे हुई। हम अंदर नहीं जा सकते लेकिन कोई तो बाहर आ सकता है। अब बाहर कौन आ रहा है वो देखें। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो मैग्मा बाहर आता है, अब ये जब मैग्मा बाहर आता है तो इस मैग्मा के साथ चट्टानी पिंड भी होते हैं, चट्टानी कण होते हैं। इसके साथ मैग्मा के साथ ही अंदर के कुछ खनिज बाहर आते हैं, जलवाष्प बाहर आ रही है, राख बाहर आ रही है। तो अब ये जो चीजें बाहर आती हैं तो इनका अध्ययन करने के बाद हम एक अनुमान लगाते हैं, हमको एक चीज पता चलती है कि आंतरिक सतह का कुछ भाग तो तरल अवस्था में भी है। आंतरिक सतह में चट्टानों में क्या क्या खनिज पाए जा सकते हैं, आंतरिक सतह पर भी जलवाष्प का निर्माण होता है, आंतरिक सतह पर भी राख का निर्माण होता है। तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकला जो मैग्मा है ये हमको बताता है कि आंतरिक सतह कैसी है। तो प्रत्यक्ष प्रमाणों में पहला प्रमाण हो जाएगा ज्वालामुखी से निकला मैग्मा या ज्वालामुखी विस्फोट। इसके अलावा देखेंगे सतह के चट्टानी पिंड, ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण है आंतरिक सतह की जानकारी का। सतह के चट्टानी पिंड का मतलब क्या है, हम देखते हैं कि सरफेस पे जो चट्टाने हैं इन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ है। इन चट्टानों का निर्माण हुआ, ये ज्वालामुखी जब निकला और ये जो मैग्मा जमा तो इसी से इसका निर्माण हुआ। तो अब इससे कैसी जानकारी प्राप्त हो सकती है वो देखें। मान के चलिए सरफेस पे ये 2 चट्टाने हैं, ए और बी, ये 2 चट्टाने हैं। अब ये जो चट्टान है ये काफी पुरानी है और ये चट्टान नई चट्टान है। तो अब एक बड़ी सिंपल सी बात समझिए, इन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होगा। क्योंकि ये पुरानी चट्टान है तो ये रूपांतरित हो चुकी होगी और ये नई चट्टान है तो इसका रूपांतरण नहीं हुआ होगा। अब हम जब
इन दोनों का एनालिसिस करेंगे तो हमको ये चीज पता चल सकती है कि आंतरिक सतह पर पदार्थों का रूपांतरण होता होगा। आंतरिक सतह पर इन चट्टानों के आधार पर कौन से खनिज पाए जाते हैं। इन चट्टानों के आधार पर आंतरिक सतह की जानकारी हमको मिल सकती है कि आंतरिक सतह पर ये जो चट्टाने हैं ये परतदार हैं या रवेदार हैं। ये जानकारी हमको प्राप्त हो सकती है चट्टानी पिंडों के एनालिसिस करने से। तीसरी एक सबसे सिंपल बात होती है कि पदार्थों के गुणधर्म। अब पदार्थों का गुणधर्म ये बेसिकली अप्रत्यक्ष में आता है, लेकिन हम इसको अभी चट्टानों के संदर्भ में काउंट कर रहे हैं। इन चट्टानों के अंदर जो पदार्थ हैं, हम इनके गुणधर्म के बारे में जानकारी देखते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व भी पाए जाते हैं, लोहा, निकेल, ये सारे खनिज इनमें मौजूद होते हैं। तो ये चट्टानों के पदार्थों के जो गुणधर्म हमको ऊपरी सतह पर मिलते हैं, भाई ये तो निकले आंतरिक सतह से है ना, तो हम इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि आंतरिक सतह के जो पदार्थ हैं इनके गुणधर्म कैसे हो सकते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद हम चलें तो अप्रत्यक्ष प्रमाण बहुत सारे हमारे सामने हैं। तो अप्रत्यक्ष प्रमाण कौन से हैं, हम इनको देख लेते हैं। तो पहले अप्रत्यक्ष प्रमाणों में हमारे सामने सबसे पहली चीज आ जाती है भूकंप। अब कुछ जगह पर भूकंप को प्रत्यक्ष प्रमाणों में लिखा जाता है, लेकिन ये अप्रत्यक्ष प्रमाण है भूकंप। अब भूकंप के माध्यम से आंतरिक सतह की जानकारी आपको कैसे मिलती है, इसको देखते हैं। दरअसल भूकंप की 3 तरंगे होती हैं, प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और तृतीयक तरंग, ऐसी को लैंड वेव्स भी कहते हैं। इसमें जो प्राथमिक तरंग होती है इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और इसलिए इसकी गति भी सबसे ज्यादा होती है, और ये तीनों माध्यम में चल सकती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। ये तीनों माध्यम में गति करती है। तो अब यहाँ पर देखें कि ये मान के चलिए ये पृथ्वी का क्षेत्र है, ये सॉलिड वाला भाग है और ये लिक्विड वाला भाग है। ये दूसरी तरंग है सेकेंडरी तरंग। ये जो तरंग होती है सेकेंडरी वेव्स, ये तरल माध्यम में गति नहीं करती है। अब मान के चलिए ये लिक्विड वाला भाग है और ये सॉलिड वाला भाग है, तो यहां से प्राथमिक तरंग तो बहुत तेज गति से निकल सकती है, लेकिन सेकेंडरी तरंग यहां पर, ये जो लिक्विड वाला भाग है यहां से गति नहीं कर सकती। तो वो जैसे यहां पर आती है वो विलुप्त हो जाती है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि आंतरिक सतह पर जहां जहां पर सेकेंडरी तरंग नहीं चल रही है वो क्षेत्र लिक्विड फॉर्म में है, और जहां पर ये प्राथमिक तरंगें तेज गति से फ्लो कर जा रही हैं वो सॉलिड फॉर्म में है। आगे बात समझ में। तो भूकंपी तरंगों के माध्यम से भी हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है कि आंतरिक सतह कैसी अवस्था में है। अच्छा, कई बार ये होता है कि भूकंप के माध्यम से दरारें आ जाती हैं, और जब भूकंप के माध्यम से दरारें आती हैं तो उनसे भी कुछ खनिज बाहरी सतह पर हमको दिखाई देने लगते हैं। तो भूकंप के माध्यम से इस तरीके से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आंतरिक सतह कैसी है। इसके अलावा चलें तो गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में प्रमुख जानकारी देता है। अब यहाँ पर ध्यान दें, कई सारी किताबों में इसके बारे में नहीं लिखा गया है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे जानकारी देता है वो समझ लें। आप एक चीज समझ लीजिए, ये पृथ्वी है, सभी को एक चीज पता है कि भूमध्य रेखा पे पृथ्वी की गति बहुत ज्यादा है, 1650 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती है, और जहां पर गति की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। ध्रुवों, जैसे हमने पढ़ा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे आप जाएंगे तो इस क्षेत्र में जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ता जाता है, यानी कि ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, भूमध्य रेखा पर शून्य होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की गति सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर एक चीज समझते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र में जहां पर डॉट बना रहा हूं, ये क्षेत्र देखें तो ये तो भूमध्य रेखा और ध्रुवों वाली कहानी नहीं है, ये तो क्षैतिज सतह की बात कर रहे हैं। तो क्षैतिज सतह पर भी ये होता है कि कई जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है और कुछ जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल क्षैतिज सतह पर भी कम होता है। तो अब एक सिंपल सी चीज मान लीजिए, इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है और इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल कम है, तो इससे ये पता चलता है कि आंतरिक सतह पर इस क्षेत्र का द्रव्यमान कम है और इस क्षेत्र का द्रव्यमान ज्यादा है। मतलब दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर इस क्षेत्र में कम होगा, बिकॉज गुरुत्वाकर्षण बल डिपेंड करता है उस क्षेत्र के द्रव्यमान पर। तो अगर मान लो इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, इसका मतलब हुआ कि इस क्षेत्र में द्रव्यमान ज्यादा होगा, इस क्षेत्र में द्रव्यमान कम होगा। तो ये एक बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करता है। इसके अलावा चलें तो चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करता है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे, आप सभी ने पढ़ रखा है कि निकिल और फेरस ये दोनों चुंबकीय पदार्थ हैं।
और आप देखेंगे कि पृथ्वी के कोर में निकेल और फेरस ही पाए जाते हैं, और ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी का जो अपना चुंबकीय क्षेत्र है वो पृथ्वी के कोर की वजह से है, क्योंकि कोर में ये दो प्रमुख पदार्थ पाए जा रहे हैं। कौन से? निकेल और फेरस। ये दोनों एलिमेंट हैं पृथ्वी की आंतरिक सतह पर, और इसलिए पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है। लेकिन ये दोनों पदार्थ पृथ्वी की ऊपरी सतह पर नहीं है। तो हमको ये जानकारी प्राप्त करने में आसानी होती है कि भैया ऊपरी सतह पर निकेल और फेरस नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर चुंबकीय बल है। तो वो चुंबकीय बल ऊपरी सतह से नहीं लग रहा है, बल्कि वो पृथ्वी के इनर कोर भाग से पृथ्वी पर कार्य करता है। इसके अलावा चले तो ताप, दाब और घनत्व, ये तीन चीजें और भी हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को पृथ्वी के बारे में आंतरिक सतह की जानकारी प्राप्त होती है। तो इन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं दबाव के बारे में, कि दबाव के माध्यम से कैसे आंतरिक सतह की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर बड़ी सिंपल सी संरचना देखें। ये पृथ्वी है, ये एक चट्टान है ए, ये एक चट्टान है बी, ये एक चट्टान है सी, एक चट्टान है डी। जैसे जैसे हम आंतरिक सतह पर जाएंगे, ए चट्टान का जो दबाव होगा वो बी पर पड़ेगा, ए और बी का दबाव सी पर पड़ेगा, और ए बी सी का दबाव डी पर पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप आंतरिक सतह की ओर जा रहे हैं, दबाव की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो अब एक बड़ी सिंपल सी बात क्लियर हो गई कि सबसे ज्यादा दबाव कहां पर होगा? पृथ्वी के केंद्र पर, डेफिनेटली। तो आंतरिक सतह पर जाने पर दबाव बढ़ता जाता है, और ये बड़ी इक्वली बढ़ता है। आंतरिक सतह का दबाव सबसे ज्यादा है। तो इससे क्या फर्क, हमको क्या जानकारी मिलती? आंतरिक सतह पर दबाव ज्यादा होने की वजह से हमको एक जानकारी मिलती है कि आंतरिक सतह पर जाने पर घनत्व में क्या बदलाव आएंगे। तो एक बड़ी सिंपल सी बात देखें कि अगर ये तीनों चट्टानों का दबाव इस चट्टान पे पड़ रहा है, तो इसकी जो डेंसिटी होगी, ये डी वाली चट्टान का जो घनत्व होगा, ये बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। और अगर इसका घनत्व बढ़ जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि आंतरिक सतह जो होगी पृथ्वी की, उसका घनत्व ज्यादा होने की वजह से ये भारी क्षेत्र होगा। लेकिन एक बड़ी सिंपल सी बात होती है, जैसे घनत्व की हम बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। घनत्व को ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मानते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, इसका घनत्व है 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का जो मेंटल वाला भाग है, इसका घनत्व हम लोग मानते हैं 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और तो अब औसत घनत्व कितना है? 5.5। ऊपरी घनत्व पृथ्वी का 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो स्पष्ट है कि आंतरिक सतह का घनत्व ज्यादा होगा, और पृथ्वी के कोर का घनत्व 11 से 13.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना जाता है। तो आंतरिक सतह पर जाने पर घनत्व बढ़ता है। लेकिन क्या आंतरिक सतह का घनत्व बहुत ज्यादा होगा? नहीं। उसका एक रीजन समझते हैं। हर चट्टान की या हर पदार्थ की प्रत्यास्थता की एक लिमिट होती है, एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो प्रत्यास्थ नहीं हो सकती। उसके बाद उसके स्वरूप में बदलाव आ जाएगा। अगर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, घनत्व बढ़ा है, तो कुछ समय बाद ये टूट जाएगी। तो हर चट्टान का अपना एक निश्चित घनत्व होता है, उससे ज्यादा उसका घनत्व नहीं हो सकता, और फिर वो टूट जाती है। इसी से भूकंप जैसी घटनाएं हम लोग देखते हैं। तो आंतरिक सतह का घनत्व कितना है? 13.5। तो आंतरिक सतह पर जाते जाते घनत्व की मात्रा बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। तो अब एक चीज समझ लें, इससे दो चीजें समझ आती हैं। जैसे हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जो ग्रेनाइट चट्टाने हैं, कौन सी चट्टाने हैं? ग्रेनाइट, इनका घनत्व कम है। और आंतरिक सतह पर ज्यादा घनत्व वाली बेसाल्ट चट्टाने भी हमको मिलते हैं, ग्रेनाइट भी मिलती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो हमको एक चीज तो क्लियर हो गई कि आंतरिक सतह पर जो चट्टाने होंगी उनका घनत्व ज्यादा होता है, और ऊपरी सतह पर जो चट्टानें होती हैं उनका घनत्व कम होता है। तो एक क्लियर बात हो गई कि ऊपरी सतह का घनत्व अगर कम है, तो सीधी सी बात है कि ये हल्की परतें होंगी, और आंतरिक सतह की जो परतें होंगी, घनत्व ज्यादा होने की वजह से ये भारी परतें आंतरिक सतह पर होती हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अगर घनत्व बढ़ रहा है और डेंसिटी अगर बढ़ रही है, तो इस क्षेत्र का तापमान भी बढ़ेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर एक क्षेत्र में बहुत सारे कणों को आपस में मिला दिया जाए, घनत्व बढ़ जाए, तो उस क्षेत्र के तापमान में भी वृद्धि हो जाती है। तो जैसे जैसे हम अंदर की ओर जा रहे हैं, दबाव बढ़ रहा है, दबाव बढ़ने से घनत्व बढ़ रहा है, घनत्व बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन एक चीज समझ लें, औसत रूप से अगर आप देखें तो 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यहां से आप 32 मीटर जाइए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा। बट ये जो टेम्परेचर बढ़ने का रेट है, ये अलग अलग है।
ये हर जगह पर एक समान नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, प्रारंभिक 100 किलोमीटर की गहराई तक ये रेट है। 100 किलोमीटर की गहराई तक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन 100 से 300 किलोमीटर की गहराई पर जब आप जाएंगे, जैसे यहाँ पर एक चीज मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये है, ये भूप्रपट्टी है। यहाँ से 100 किलोमीटर की गहराई तक अगर आप आए तो हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 100 से 300 किलोमीटर के बीच यहाँ पर हर किलोमीटर पर मात्र 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और 300 के नीचे आप चले जाएं तो पर किलोमीटर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बस इंक्रीज होता है। मतलब शुरू के 100 तक हर 32 मीटर पर 1 डिग्री, 100 से 300 के बीच 12 डिग्री पर किलोमीटर, और 300 के बाद 2 डिग्री पर किलोमीटर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। बट टेम्परेचर इंक्रीज होने का जो रेट है वो कम हो रहा है। अभी बात समझ में? तो ये चीज क्लियर हो गई कि तापमान तो बढ़ रहा है, लेकिन तापमान बढ़ने की जो दर हो रही है वो एक समान नहीं है, वो कम होती रहती है, लेकिन दबाव एक समान गति से बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी है। तो ये हो गई बात। अब इसके अलावा और कौन से सोर्स हैं जिनके बारे में, जिनसे हमको पृथ्वी की आंतरिक सतह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो देखें, कुछ उल्काओं के साक्ष्य हैं जिनसे हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। अब हमको लगेगा सर उल्काएं तो पृथ्वी के आंतरिक सतह का भाग नहीं है, तो फिर इनसे हमको कैसे जानकारी प्राप्त होती है वो देखिए। बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, उसी समय उल्काओं की भी उत्पत्ति हुई है। तो उल्काओं के सरफेस को हम एनालिसिस करके हम ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक सतह वास्तव में कैसी होगी। जैसे उल्काओं के बारे में जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये कहा कि ये इनमें बेसिकली निकेल और फेरस पाया जाता है, और पृथ्वी के गर्भ में भी, इंटरनल कोर में भी बेसिकली निकेल और फेरस ही पाया जाता है। तो उल्का पिंडों पर हम लोग रिसर्च कर रहे हैं और उनके माध्यम से भी हम लोग जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक सतह पर वास्तव में कैसी होगी। तो बहुत सारे ग्रहों के सरफेस पे भी रिसर्च करके हमको पता चलता है। जैसे हम बहुत सारे यान भेज रहे हैं, हायाबुसा हमने भेजा राइगू पर, तो उसके हमने अवशेष लेकर आ गए। तो न्यू होराइजन्स मिशन हमने भेजा है दूसरे ग्रहों पर रिसर्च करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे यान हम दूसरे क्षुद्र ग्रहों पर, उल्का पिंडों पर भेज रहे हैं ताकि हमको ये जानकारी मिले कि उनका निर्माण कैसे हुआ है। उससे हमको पता चलेगा कि पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर या हमारा जो पृथ्वी का इंटीरियर है वो कैसी अवस्था में मौजूद है। तो ये कुछ सोर्स हैं जिनके माध्यम से हम आंतरिक सतह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे देखें तो सवाल यह है कि अभी तक हम प्रत्यक्ष रूप से क्यों प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अभी मैंने कहा कि प्रत्येक 32 मीटर जाने पर तापमान कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आंतरिक सतह पर जैसे जैसे हम जाएंगे तो मशीनें भी काम करना बंद कर देती हैं। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो दक्षिण अफ्रीका है, यहाँ पर सबसे गहरी खदान है 4 किलोमीटर गहरी। तो 4 किलोमीटर जाते जाते तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां तक कि हमको प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हुई है। कितने किलोमीटर तक गहरा? 4 किलोमीटर। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, उसको ध्यान से समझ लें। दरअसल एक प्रोजेक्ट चल रहा है, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। इसको ध्यान से समझ लें। महासागरीय वेधन प्रोजेक्ट के नाम से भी हम लोग इसको बुलाते हैं, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ड्रिल का मतलब आप समझ रहे हैं, ड्रिल का मतलब क्या है? आंतरिक सतह पर छेद करना। और ये जो महासागरीय वेधन प्रोजेक्ट चल रहा है या डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ये चल रहा है आर्कटिक महासागर क्षेत्र में। कौन से महासागर में? आर्कटिक महासागर क्षेत्र में ये चल रहा है। और आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र एक एरिया है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने मशीनों के माध्यम से आंतरिक सतह पर खुदाई की है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने 12 किलोमीटर गहरा होल कर चुके हैं। कितने किलोमीटर? 12। कौन से क्षेत्र में? कोला क्षेत्र में। और ये जो 12 किलोमीटर गहरा होल हमने किया है, इसको हमने नाम दिया है रॉबिन्सन क्षेत्र या रॉबिन्सन होल। तो अब ये 12 किलोमीटर तक की जानकारी हमको प्रत्यक्ष रूप से अब प्राप्त होने लगी है कि आंतरिक सतह का स्ट्रक्चर पृथ्वी का कैसा होगा। तो अब आइए हम देखते हैं कि पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और क्या क्या चीजें हमको जाननी है। तो यहाँ पर देखें कि पृथ्वी की आंतरिक सतह जो है, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है।
कितने पार्ट्स में है ये? 3 भाग में हमने डिवाइड किया हुआ है। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक सतह के 3 भाग कौन से हैं। देखिए, ये पृथ्वी का केंद्र है, ये वाला, और ये माना जाता है कि जो भूपर्पट्टी है, ये क्रस्ट सरफेस वाला भाग, यहां से 6371 किलोमीटर की गहराई तक, 6371 किलोमीटर की गहराई तक, मतलब यहां तक, ये 6371 किलोमीटर है पृथ्वी का केंद्र। और हमको जानकारी मात्र कितने किलोमीटर तक की मिली अभी तक? 12 किलोमीटर। तो एक बहुत सामान्य जानकारी हमको प्राप्त हुई होगी। तो अब देखते हैं पृथ्वी के 3 पार्ट कौन से हैं। तो पृथ्वी का सबसे पहला भाग है भूपर्पट्टी। अब भूपर्पट्टी, या इसी को हम क्रस्ट कहते हैं। तो भूपर्पट्टी के बारे में थोड़ी सी चीजों को समझ लेते हैं। एक संगठन है IUGG, इंटरनेशनल यूनियन जियोडसे फॉर जियोफिजिक्स, इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडसे एंड जियोफिजिक्स। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है जियोड। तो ये जो जियोड क्या है, इसको एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। ये 1919 में बना था, ध्यान रखेंगे। जियोड पृथ्वी की विशेष आकृति को कहा जाता है। पृथ्वी की विशेष आकृति क्या है वो देखें। पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है। पृथ्वी ऐसी आकृति ध्रुवों पर चपटी है और ये भूमध्य रेखा पर चौड़ी है। इसी आकृति को जियोड कहा जाता है। यहाँ से अभिकेंद्रीय बल के कारण ये क्षेत्र ऐसे हो गया है और अपकेंद्रीय बल के कारण ये ध्रुवी वाला क्षेत्र ऐसा है। इसको कभी हम एक्सप्लेन करेंगे, अपकेंद्रीय बल के कारण कैसे और अभिकेंद्रीय बल के कारण कैसे होता है। तो पृथ्वी की जो विशेष आकृति है ये जियोड है। तो IUGG क्या करता है, ये पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी हमको जानकारी देता है। और ध्यान रखें, इसके अनुसार पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया है। इसमें पहले भाग भूपर्पट्टी है। अब ये जो भूपर्पट्टी है, ऐसा माना जाता है कि सरफेस से लगभग 30 से 35 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है, 30 से 35 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है, इसको भूपर्पट्टी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि जो भूपर्पट्टी है ये कैसे बना है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम इसके बारे में समझते हैं। देखें, भूपर्पट्टी जो है, इसका रासायनिक स्ट्रक्चर को आप अगर समझें तो इसको सियाल कहा जाता है। सियाल, यहां पर 2 शब्द हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम। ये दोनों तत्वों की यहां पर प्रधानता है, सिलिकॉन की और एल्यूमिनियम की प्रधानता यहां पर है, इसलिए इसको सियाल कहते हैं। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है और इसके बारे में एडवर्ड स्वेस नामक वैज्ञानिक ने हमको सर्वप्रथम बताया था कि ये जो पृथ्वी के 3 भाग हैं, इनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। अब यहाँ पर 2 चीजों को समझ लीजिए। ये भूपर्पट्टी हो गई। अब ये जो भूपर्पट्टी की ऊपरी सतह है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में सियाल पाया जा रहा है। अच्छा, 2 चीजें और समझ लें। तत्व के रूप में सबसे ज्यादा यहाँ पर O2 ही मिलता है। ये बेसिकली तत्व, ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो है, ये खनिजों की हम बात कर रहे थे कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बना है। अब 2 चीजें समझ लें कि 30 से 35 किलोमीटर मोटा है भूपर्पट्टी और पृथ्वी के केंद्र तक कितनी गहराई है? 6371 किलोमीटर। तो ये पृथ्वी का बहुत कम भाग है। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% मात्र है क्रस्ट, 0.5% मात्र है। अब देखें इसकी दूसरी विशेषताएं क्या है। ये जो क्रस्ट है, हम यहां पर अगर कोई चट्टान है, यहां पर अगर कोई चट्टान है, यहां पर अगर कोई चट्टान है और यहां पर अगर कोई चट्टान है, तो आंतरिक सतह पर जाते 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 आप देखेंगे कि दबाव बढ़ता जाएगा। और अगर दबाव बढ़ेगा तो ये नीचे वाली जो चट्टान है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर और फिजिकल स्ट्रक्चर ऊपर वाली चट्टान की अपेक्षा चेंज होगा। ऊपर वाली चट्टानों का स्ट्रक्चर अलग होगा, अंदर वाली चट्टानों का स्ट्रक्चर अलग होगा। आ रही बात समझ में? और इसी वजह से एक वैज्ञानिक थे कोनराड। तो कोनराड नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, ये रिसर्च किया कि भाई इसके ऊपरी स्ट्रक्चर और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में अंतर है, मतलब दोनों आपस में संबद्ध नहीं है, कनेक्ट नहीं है, डिस्कनेक्ट है। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों को अध्ययन की दृष्टि से डिवाइड करने की कोशिश की और यहाँ पर एक संक्रमण का क्षेत्र हमने ड्रॉ किया है। ये आंतरिक सतह पर कहीं नहीं है, ये तो हम एक अध्ययन की दृष्टि से पढ़ते हैं और इसी को हम कहते हैं कोनोराड असंबद्धता। तो यहाँ पर ध्यान दें, असंबद्धता का मतलब है डिस्कनेक्टिविटी, यानी कि दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे, दोनों का केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो दोनों का अध्ययन करना अलग अलग ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, ये जो कोनोराड असंबद्धता है, ये भूपर्पट्टी को 2 भागों में डिवाइड करती है, ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी। तो
तो जो ऊपरी भूपर्पट्टी है इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व कम होगा इसकी अपेक्षा। यहाँ पर हल्की चट्टानें होंगी, ग्रेनाइट चट्टानें होंगी, और ध्यान रखें इसका घनत्व है 2.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जबकि ये जो इंटरनल वाली भूपर्पट्टी है इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो अब स्पष्ट है कि दबाव बढ़ने की वजह से घनत्व बढ़ा है और इसी वजह से इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आए हैं। आ गई बात समझ में। एक और चीज, अगर इसको हम दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो इसी को हम स्थल मंडल भी कहते हैं, जहां पर हम लोग रहते हैं, और स्थल मंडल की जो मोटाई है वो लगभग 100 किलोमीटर मानी गई है। और ध्यान दें ये जो भूपर्पट्टी है, आगे हम पढ़ेंगे जब महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हम पढ़ रहे होंगे, कि ये जो भूपर्पट्टी है इसी को 100 प्लेटों में बांटा गया है। प्लेट्स क्या होती हैं? हम महासागर महाद्वीप जो हम देखते हैं बेसिकली ये छोटे छोटे खंडों में बटे हुए हैं, इनको हम प्लेट्स कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात देखिए कि आंतरिक सतह की अपेक्षा ऊपरी सतह का जो घनत्व होगा ये कम होगा। डेफिनेटली अंदर जाने पर घनत्व बढ़ता है, और घनत्व कम होगा इसका मतलब ये जो प्लेटें हैं ये बहुत हल्की प्लेटें हैं। कैसी प्लेटें हैं? ये हल्की प्लेटें हैं। तो ध्यान रखें ये बेसिकली तैर रही हैं। आगे हम देखेंगे इनके बारे में। अब दूसरी बातों के बारे में, भूपर्पट्टी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो भूपर्पट्टी को जो आधुनिक भूगोल शास्त्री हैं ये दो भागों में बांटते हैं, लेकिन इनके दो भाग कौन से होते हैं वो देखें। दरअसल इसी भूपर्पट्टी पर महासागर और महाद्वीप ये दोनों मौजूद हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना होता है, ये भूपर्पट्टी है 30 से 35 किलोमीटर मोटी, तो मान लीजिए इस क्षेत्र में ये महासागर मौजूद है, तो इसको कहते हैं महासागरीय भूपर्पट्टी। कौन सी भूपर्पट्टी? महासागरीय भूपर्पट्टी। और इस क्षेत्र को हम कहते हैं महाद्वीपीय भूपर्पट्टी। अब यहाँ पर दो चीजें ध्यान से समझ लें। तो ये दोनों भागों में आधुनिक इतिहासकार अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के रूप में नहीं पढ़ते हैं, हम इसको इस रूप में पढ़ते हैं महाद्वीपीय भूपर्पट्टी और महासागरीय भूपर्पट्टी। दोनों में कुछ विशेष चीजें हैं वो देखेंगे। महाद्वीपीय भूपर्पट्टी जो होती है इसमें बेसिकली ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, और ये अपेक्षाकृत पुरानी चट्टानें होती हैं। और ये जो महासागरीय भूपर्पट्टी है इसमें बेसिकली बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं, और ये बेसिकली पुरानी चट्टानें होती हैं। बहुत इनका कलर जो होता है गहरा होता है। अब यहाँ पर एक बड़ी सिंपल सी बात देखेंगे कि भूपर्पट्टी की औसत मोटाई 30 से 35 किलोमीटर हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इस पर देखेंगे तो ये जो महासागरीय भूपर्पट्टी की मोटाई है ये लगभग 5 से 10 किलोमीटर होती है। क्यों? क्योंकि भैया ये तो गहरा भाग है, ऊपर तो पानी भरा हुआ है। तो ये इस क्षेत्र की भूपर्पट्टी पतली होती है और इस क्षेत्र की भूपर्पट्टी मोटी होती है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है वो देखेंगे। आगे हम देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये मेंटल वाला हिस्सा है, और यहीं पर मैग्मा चेंबर मौजूद है। तो धरती की आंतरिक सतह पर जब वाष्प बनती है और ये वाष्प जब भूपर्पट्टी पर धक्का लगाने की कोशिश करती है, तो आप देखेंगे कि जिस क्षेत्र की भूपर्पट्टी पतली है इस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा होंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में भूपर्पट्टी पतली है। इस क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट की संभावनाएं भी ज्यादा होंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में भूपर्पट्टी कमजोर है। और वास्तव में ऐसा होता है कि महासागरीय क्षेत्रों में भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट ज्यादा होते हैं। दुनिया का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत, और गहरा है तो डेफिनेट सी बात है कि उस क्षेत्र की भूपर्पट्टी बहुत पतली होगी, और इसी वजह से उस क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी सबसे ज्यादा विस्फोट होते हैं। तो एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये इसके बारे में हम बात कर रहे थे, किसके बारे में? भूपर्पट्टी के बारे में। तो भूपर्पट्टी को हम सियाल कह रहे हैं, और ये 30 से 35 किलोमीटर मोटी है, लेकिन ये हर क्षेत्र में एक समान नहीं है। और ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी के बीच में कौन सी असंबद्धता है? कोनोराड। असंबद्धताएं क्यों खींची, क्यों डिसाइड की जाती हैं? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है? चेंज आ जाता है, इसलिए असंबद्धताएं खींची जाती हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो भूपर्पट्टी, अब इसके दूसरे भाग पर आते हैं, मेंटल, या इसी को एक और नाम से हम लोग बुलाते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। अब ये क्या है बेसिकली समझ लें। 35 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक का जो हिस्सा होता है, 2900 किलोमीटर तक का जो ये हिस्सा है, इसको हम मेंटल के नाम से बुलाते हैं। अब ये जो मेंटल है, ये सवाल है कि इसको डिवाइड क्यों किया गया। तो यहां पर देखें, जैसे जैसे हम आंतरिक सतह की ओर जाते हैं दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ने के बाद घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ने के बाद टेम्परेचर भी बढ़ता है, ये चीज हमको पता है। और 35 किलोमीटर तक आप अंदर जाएंगे तो यहां पर टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने का रीजन तो आपको पता है, दबाव, घनत्व। लेकिन इसके अलावा एक और रीजन है कि इस क्षेत्र में रेडियो एक्टिव तत्व भी पाए जाते हैं, लाइक दैट
यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम इत्यादि। और रेडियो एक्टिव तत्व जो पाए जाते हैं, इनसे जो रेडिएशन जनरेट होता है, उस रेडिएशन की वजह से इस क्षेत्र में टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता है, और टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि इस क्षेत्र की जो चट्टानें होती हैं वो मेल्टिंग पॉइंट पर चली जाती हैं, वो पिघल जाती हैं। एक चीज बड़ी सिंपल सी बात से समझ लें, यहाँ पर ये चट्टानें पिघल जाती हैं, और अगर ये चट्टानें यहाँ पर रेडियो एक्टिव तत्व और तापमान की वजह से पिघल रही हैं तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और इसी को हम कहते हैं मैग्मा चेंबर। तो यहाँ पर अब मैग्मा का निर्माण हो चुका है, और मैग्मा का निर्माण होने के बहुत सारे कारण हैं। एक और चीज मानी जाती है कि पृथ्वी की आंतरिक सतह पर आज भी एटॉमिक विस्फोट हो रहे हैं, यानी कि परमाणु विस्फोट आज भी चल रहे हैं धरती की आंतरिक सतह पर, तो इससे भी एनर्जी जनरेट होती है। दूसरी चीज ये होती है कि धरती की आंतरिक सतह पर जाने पर केमिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है अणुओं का, और एक अणु जब दूसरे अणु में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो ये भी एनर्जी रिलीज करता है, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इससे भी इस क्षेत्र में मेल्टिंग पॉइंट बनता है। तीसरी बात ये होती है कि अब ये बन गया एस्थेनोस्फीयर, ये मैग्मा चेंबर बन गया है, तो अब इससे क्या फर्क पड़ रहा है वो देखें। अब ये मैग्मा चेंबर बन गया, तापमान होने की वजह से यहाँ पर जलवाष्प उत्पन्न होगी। जलवाष्प के साथ साथ इस क्षेत्र में जो मिनरल्स हैं इनके पिघलने से, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होने से यहाँ पर गैसें उत्पन्न होंगी, और ये जलवाष्प और गैसें अब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जाने की कोशिश करेंगी, और ये लगातार जाने की कोशिश करते हैं। इसी को हम कहते हैं ऊष्मीय संवहनीय तरंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहीं पर ऊष्मीय संवहनीय तरंगे भी जनरेट हो रही हैं। अब इसका जो घनत्व है इस मेंटल के ऊपरी भाग का, ये घनत्व आप लोगों ने अभी पढ़ा कि आंतरिक सतह पर जाने पर बढ़ रहा है, तो इसका घनत्व तो ज्यादा है, मतलब ये भारी चीज है, और अभी पढ़े कि भूपर्पटी का घनत्व कम है। तो इससे क्या होगा कि जो ऊष्मीय संवहनी तरंगे हैं ये इस भूपर्पटी की जो 100 प्लेटें हैं इनको धक्का लगाएंगी, और इसी वजह से ये जो प्लेटें हैं ये एक स्थायी नहीं है, ये प्लेटें गति कर रही हैं, और इसी गति की वजह से आगे हम पढ़ेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी की क्रिया हो रही है। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि आगे चल के कि भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज और समझनी है, भूपर्पटी की औसत मोटाई हमने पढ़ी 30 से 35 किलोमीटर, लेकिन एक फैक्ट और आप लोग जोड़ लेंगे कि जो नवीन वलित पर्वतों वाले क्षेत्र होते हैं, नवीन वलित पर्वतों वाले जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र में इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक हो जाती है, लाइक दैट हिमालय के क्षेत्र में, बिकॉज ये पर्वत आंतरिक सतह से आज भी बाहर की सतह पर आ रहे हैं, ये अभी तक पूरी तरह बाहर सरफेस पे नहीं आए हैं। छोड़िए, हम मेंटल की बात कर रहे हैं। तो अगर अब यहां पर देखें कि आंतरिक सतह पर ऊष्मीय संवहनी तरंगे बन गई, और ये ऊष्मीय संवहनी तरंगे इन प्लेटों को धक्का लगा रही हैं, और ये जो 100 प्लेटें हैं, ये प्लेटें, ये मेंटल वाला हिस्सा है, ये प्लेटें किस पर तैर रही हैं? ज्यादा घनत्व वाले भाग पर। इसको कहते हैं हम एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही हैं कौन सी प्लेटें? भूप्रपट्टी की प्लेटें, और इसलिए तो महाद्वीप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे प्लेटों की गति 3 प्रकार की होती है, और वो सारी चीजें उसी से कैसे पर्वत बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब दूसरी चीज समझते हैं, ये जो एस्थेनोस्फीयर वाला भाग है यही मैग्मा चेंबर है, और जब ये कंटिन्यू फोर्स करेगा भूपर्पट्टी पे तो जो क्षेत्र कमजोर होगा यहीं से ज्वालामुखी विस्फोट होकर मैग्मा बाहर आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो दूसरी बात समझ लेते हैं इसके बारे में। इसी क्षेत्र को हम लोग दुर्बलता मंडल के नाम से भी बुलाते हैं। अब ये दुर्बलता मंडल क्यों कहते हैं उसको समझ लें। देखें, अभी हमने पढ़ा था कि आंतरिक सतह के बारे में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो आंतरिक सतह की जानकारी के लिए एक सोर्स है भूकंप की तरंगें, और हमने पढ़ा कि भूकंप की सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में जब जाती हैं तो उनकी गति कम हो जाती है। तो यहाँ पर आने पर भूकंप की तरंगों की गति कम हो जाती है। इससे हमको पता चलता है कि ये क्षेत्र कैसे फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। आगे बात समझ में। और ध्यान रखें कि यही ज्वालामुखी विस्फोट के लिए जिम्मेदार है। एक शब्द आ रहा है लावा और मैग्मा, इन दोनों में छोटा सा अंतर आप लोग समझ लेंगे। मैग्मा तो आपको समझ आ गया होगा, ये मैग्मा चेंबर है, मतलब ये मैग्मा अंदर है। तो जब ये लिक्विड भाग अंदर होता है तब ये मैग्मा कहलाता है, और ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जब ये बाहर आके जमता है तो इसको हम लावा कहते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक अंतर है जो बेसिक है, उसको समझें। जब ये आंतरिक सतह पर है तो इसके साथ में जलवाष्प भी है और इसके साथ में गैसें भी हैं, तो ये मैग्मा है। लेकिन जैसे ज्वालामुखी बस्ट होगा ये मैग्मा बाहर आएगा तो जलवाष्प और गैसें वायुमंडल में पलायन कर जाएंगी, और अब जो सॉलिड फॉर्म बच गया है ये मैग्मा है, ये लावा है। मतलब मैग्मा के साथ में जलवाष्प भी होती है और
गैसें भी होती हैं, लावा के साथ में ये नहीं होती हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं, बहुत सामान्य जानकारी दे रहे हैं, अगर इसको डिटेल पढ़नी है तो हमको एटलीस्ट 2 घंटे का लेक्चर चाहिए होगा, पर उतना लंबा लेक्चर आप लोग देखते नहीं है। ये सॉलिड फॉर्म में है, निचला मेंटल 700 किलोमीटर से के बाद का भाग। अब आप कहेंगे सर यहां पर तापमान बढ़ रहा था, यहां पर रेडियो एक्टिव तत्व थे, तो ये तो लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो ये फिर सॉलिड फॉर्म में कैसे आया? तो एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को साइंस का पता होना चाहिए कि अगर दबाव बढ़ता है तो गलनांक भी बढ़ता है। एक एग्जांपल देता हूं, आपके पास ये दो चीजें हैं, ए और बी। आप घर में जाके लड्डू बनाइए किसी भी चीज का, और इसको बहुत कम दबाव डालिए, इस पर बहुत कम दबाव जब आप डालेंगे तो इसका संगठक कमजोर होगा। इस पे बहुत ज्यादा इसको कंप्रेस कर दीजिए तो इसके अणु बहुत ज्यादा पास पास में चिपक जाएंगे, इसका दबाव बहुत ज्यादा हो गया। अब एक काम करिए, दोनों को पानी में डाल दीजिए, उबालिए। अब देखेंगे कि ये वाला भाग जल्दी घुल जाएगा, और जो ये वाला बी वाला जो लड्डू है ये लेट घुलेगा, क्योंकि इसको इतना कंप्रेस आपने किया हुआ है कि इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है, तो इसको घुलने के लिए टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। तो जहां पर दबाव बढ़ता है वहां पर मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, उसका गलनांक बढ़ता है। तो आंतरिक सतह पर जाते जाते दबाव बढ़ा है, और यहां पर दबाव इतना बढ़ चुका था कि यहां पर अभी तक इतना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है कि ये क्षेत्र कैसी अवस्था में जा सके, मेल्टिंग पॉइंट पर जा सके। ये फिजिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि दबाव बढ़ने पर मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, इंक्रीज होगा, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। अब इसके बाद चले तो यहां पर देखें, ये लिक्विड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में। अब अच्छा, एक चीज मैं भूल गया था, ये जो भाग है ये भूपर्पटी वाला भाग है, भूपर्पटी की अंतिम सतह, ये सॉलिड फॉर्म में थी, ये लिक्विड फॉर्म में थी, तो दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो यहां पर एक वैज्ञानिक थे मोहोविसिक, तो मोहोविसिक ने इस क्षेत्र के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की थी, और इन्हीं के नाम पे इस क्षेत्र को हम कहते हैं मोहोविसिक असंबद्धता। तो मोहोविसिक असंबद्धता से शुरू होता है मेंटल, जो 2900 किलोमीटर तक है। तो अब यहाँ 2 क्वेश्चन हो गए, मोहोविसिक असंबद्धता किसके किसके बीच होगी, निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच। अब फिर से यहां पर देखेंगे कि इन दोनों के बीच में आप देखेंगे कि ये लिक्विड फॉर्म वाला भाग है, सॉलिड फॉर्म वाला है, दोनों के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गया। तो फिर से किसी न किसी वैज्ञानिक ने इस असंबद्धता को डिफाइन किया है, और इसको डिफाइन किया है रेपेटी नामक वैज्ञानिक ने। तो यहां पर एक चीज समझ लेंगे, रेपेटी असंबद्धता किसके किसके बीच हो जाएगी, रेपेटी असंबद्धता हो जाएगी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में। अब इसके बाद आते हैं, हाँ, ये कुल पृथ्वी का कुल जितना भी आयतन है उसका 83% भाग अकेले मेंटल ने घेरा हुआ है, 83%, और कुल द्रव्यमान का 68% भाग मेंटल के पास है। और अगर आप इसके केमिकल स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर सीमा कहलाता है। बेसिकली सिलिका और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को Mg कहते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में हम इसको सीमा लिख देते हैं। इसका सियाल था, इसका सीमा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, वो कभी विस्तार में पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं कोर की तरफ। ये इसका तीसरा भाग है, और ये कोर भी 2 भागों में बटा हुआ है। तो कोर का ये देखें, ये जो कोर का ये वाला भाग है ये फिर से लिक्विड फॉर्म में है, बिकॉज यहां पर दबाव की अपेक्षा टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो गया, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ यहां पर भी रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, और ये फिर से लिक्विड फॉर्म में आ गया। जबकि इसका जो आंतरिक भाग है ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है अभी भी, और सॉलिड फॉर्म में इसलिए है क्योंकि यहां पर 2 खनिज हैं, निकिल और फेरस। और आप सभी को पता है निकिल और फेरस आंतरिक सतह पर इतना दबाव पड़ चुका है कि ये बहुत ज्यादा सॉलिड हो गए हैं, डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और इस वजह से अभी तापमान यहां पर इतना इंक्रीज नहीं हुआ है कि इसको मेल्ट कर सके। और निकिल और फेरस बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी वाले भाग हैं। तो आप सभी को एक चीज पता होगी कि पृथ्वी में ये जो आंतरिक भाग है निकिल और फेरस, इसी की वजह से पृथ्वी का एक गुण है चुंबकीय। तो ये चीज आप लोग दिमाग में रखेंगे। और ये जो कोर वाला भाग है ये पृथ्वी के कुल आयतन का 16.5 है, और पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का 32% भाग को समाहित किए हुए है। इसमें भी 2 भाग हैं। अब देखें, ये सॉलिड फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है, तो इसके बीच फिर एक संक्रमण जोन उत्पन्न होता है, और ये जो संक्रमण जोन उत्पन्न होता है इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता से अलग किया गया है। गुटेनबर्ग एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में डिफाइन करने की कोशिश की। अब यहां पर आ जाएं तो ये इंटरनल कोर और आउटर कोर, तो ये दोनों के बीच में भी देखेंगे फिर से एक असंबद्धता बन रही है, और इसको कहा जाता है लेहमैन असंबद्धता। तो ये लेहमैन असंबद्धता किसके किसके बीच हो गई, आंतरिक कोर और ऊपरी कोर के बीच में।
अब यहाँ पर दो तीन चीजें और हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हमको पता है तो हम ये बता सकते हैं कि महाद्वीपीय विस्थापन कैसे होगा, भूकंप किन क्षेत्रों में ज्यादा आएगा, ज्वालामुखी विस्फोट की संभावनाएं किन क्षेत्रों में ज्यादा होंगी। यहाँ से प्रीलिम्स, मेंस और अन्य वनडे एग्जामों के लिए भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक सामान्य जानकारी थी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन विषयों को हम 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। बहुत ही जल्दी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू होंगी और 3 लेक्चर्स कम से कम 3 घंटे के पार्ट होंगे, जहां पर हम इसको बहुत विस्तार से समझ पाएंगे। आज एक सामान्य जानकारी आप लोगों को मिली, तो इससे जो संबंधित प्रश्न बनेंगे, मेंस के लिए पहला प्रश्न बन सकता है जो मैंने आपको बताया था कि आंतरिक सतह की जानकारी से क्या क्या लाभ हो सकते हैं। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि आंतरिक सतह की जानकारी को समझाइए। तीसरा प्रश्न हो सकता है सिर्फ सियाल 3 नंबर में पूछ ले, सीमा 3 नंबर में पूछ ले, नीफे 3 नंबर में पूछ ले, दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर 3 नंबर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। उसमें संवहनी तरंगे कहाँ जनरेट होती हैं, मैग्मा चैम्बर कहाँ पर है, ये सारी चीजें आप लोगों को इस के बारे में जानकारी पता होना चाहिए। जय हिंद। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो, इसको लाइक जरूर कीजिएगा।